हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ किस टाइप का होता है इसके बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लोकेशन ऑफ रूट की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आइए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और कंडीशन इसमें ये रहता है कि ए का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो है ये सारे के सारे अपना रियल नंबर होना चाहिए। तो ये जो है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, किसी भी इक्वेशन का हम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। मतलब ग्राफ जो होता है जनरली एक्सप्रेशन का होता है। तो जैसे मान लो कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये वाला जो एफ एक्स है बेसिकली इसी को मैंने एफ एक्स से नाम दिया है। तो ये वैल्यू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आप ऐसा समझ सकते हो कि इसको हमने एफ एक्स से जूम कर लिया और एफ एक्स का जो वैल्यू है y के इक्वल है। तो अभी जो ये है ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी के इज इक्वल टू मैं जब 0 लिख देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसकी हम लोग ग्राफ खींचने की तरीके के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो जब बच्चों आप ए को कॉमन लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे ये ए रहेगा और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे b बाई 2a हो जाएगा। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको बस a प्लस बी की जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट होता है उस पे सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो अब मेरे को क्या चाहिए 2ab। तो a में तो यही होगा x वाला पार्ट, तो हमने x को रख दिया। b की जगह पे क्या चाहिए अपने को b बाय a, बट 2 हमने एक्स्ट्रा लगाया इसलिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी बाई 2a। अब क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा b बाई 2a का स्क्वायर ना, और इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन में था नहीं, इसलिए इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप सेम टू सेम लिख दो c बाय a, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहां से यहां तक देखोगे ना तो ये क्या है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो लाइक ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा c बाई a। और इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब d का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लाइक ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस a से मल्टीप्लाई इसमें होगा और ऊपर वाला पार्ट आपका d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d डिवाइड बाई 4a। और इस लेफ्ट साइड में अपना क्या था ये y था। तो बेसिकली y इज इक्वल टू ऐसा हो गया। इसी को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस d बाई 4a को इस साइड शिफ्ट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब इतना वाला पार्ट को हम लोग कैपिटल Y से रिप्लेस कर देते हैं।
और इस पार्ट को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो इनिशियल ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ये अभी कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसकी ग्राफ के नेचर के बारे में सीखेंगे, मतलब इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सब पार्ट समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो ये वाला पार्ट का मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा, बट उसके पहले आइए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करें। तो जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ये इसी का एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे एक ही जगह 1 हो जाएगा। इसी को मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस टाइप का ये सारी चीजें हो जाएगा। और इसी को मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ये कुछ दूसरा एग्जाम्पल इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू सेम चीज वहां पे जो किया है मैंने, यहाँ पे ये कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि अभी मेन टास्क हमारा ये है कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा ये सीखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने 9th-10th में बेसिक मेथड सीखा था ग्राफ ड्रॉ करने का, बिल्कुल वही वाला पैटर्न का यूज करेंगे। तो मान लो ये अपना x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1 मिलेगा, x की वैल्यू को आप 2 रखोगे तो y का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, x की वैल्यू को आप 3 रखोगे तो y का वैल्यू आपको 9 मिलेगा, इस टाइप से। इसी तरह 4 रखोगे तो y का वैल्यू आपको 16 मिलेगा। ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ये कुछ इस टाइप की नेचर को शो करेगा। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी 0 होगा, ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1 होगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू आप जब 2 रखोगे तो y का वैल्यू इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे 4 मिल जाएगा। जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू 9 मिल जाएगा, मतलब आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर की ओर कुछ इस तरह से भागते जाएगा, मतलब इधर का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। इसी तरह यहाँ पे आप चाहे तो और नेगेटिव वाला वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, -1, -2, -3, -4। तो ये सब जब वैल्यू रख के देखोगे तो फिर लेफ्ट साइड में भी ये ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो बेसिकली इस टाइप की जो कर्व होता है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, और ये वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला है। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया होगा। अब इसी में हम लोग इस दूसरे नंबर वाले ग्राफ की बात करते हैं। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है, उसमें यहाँ पे क्या किया गया है कि +2 यूनिट से इसको ऊपर खिसका लिया गया है। मतलब जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे, आप करके देख लो, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, 2 से। मतलब यहाँ पे जो होगा, इस केस में क्या था कि आपने x का वैल्यू जब 0 रखा था तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा था, यहीं से शुरू हो रहा था। जबकि यहाँ पे जब आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, मतलब ये 0, 1, 2, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इस तरह से। और वहीं पे आप इसकी बात करो तो ये कुछ नहीं किया गया, इसी ग्राफ में क्या -2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसी को 2 यूनिट नीचे खिसका दिया गया है। इसको आप कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0 रखो तो y का वैल्यू -2 मिलेगा, मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ से ना स्टार्ट होकर ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस टाइप से। ये तीनों एक्सप्रेशन का ग्राफ हमने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो a का वैल्यू है इन तीनों ही केसेज में क्या है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब जब आपका a ग्रेटर देन 0 था तो ये वाला जो ग्राफ था ये कुछ इस टाइप का दिख रहा था, अपवर्ड पैराबोला शेप का। अब दूसरा केस मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, तो यहाँ पे क्या है आप देखोगे तो हर एक केस में a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव लगाया है, मतलब -1 है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका लेस देन 0 है। इस केस में इसका ग्राफ कैसा होगा,
देखो बच्चों, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम होगा। यहाँ पे मैंने जिससे करके ग्राफ को खींचा बिल्कुल वैसा ही सारा कुछ होगा, बस ये वाला जो ग्राफ है ये उल्टा हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हो। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 से शुरू होगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये वाली जो तीनों केसेज है, इन तीनों केसेज का ग्राफ यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और ये कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये लास्ट बीच वाला, ये किसका होगा, y इज इक्वल टू -x² का। और ये वाला किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x² + 2। क्योंकि इसमें +2 कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। और ये लास्ट वाला जो होगा अपना, ये वाला, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x² - 2। मतलब ये जो कर्व है इसमें -2 यूनिट और नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहां से ये कर्व नीचे की ओर आ जाएगा। सो बेसिकली ये होता है इस एक्सप्रेशन का ग्राफ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए अब इसी को हम लोग जनरलाइज करके लिखते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका a पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, अपवर्ड पैराबोला। और जब आपका a निगेटिव होता है तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमारा d < 0 हुआ तो नो रियल रूट्स होता है। और जब तुम्हारा d = 0 होता है तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट। और क्या होता है, जब d का वैल्यू > 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर मान लो तुम्हारा a पॉजिटिव है और वहां पे मान लो कि कुछ ऐसा केसेस बन रहा है कि d < 0, d = 0, और तीसरा केस मान लो कुछ ऐसा बन रहा है d > 0। तो ये वाला ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जब अगर तुम्हारा a > 0 और d < 0 होगा तो इस केस में क्या होगा, इसका रियल रूट ही नहीं होगा। और रियल रूट ही नहीं होगा मतलब ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। किसी भी कर्व का अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो कर्व जितने टाइम x एक्सिस को कट करता है उसके उतने ही रियल रूट होते हैं। तो d < 0 के केस में इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ये कर्व कुछ इस टाइप से चला जाएगा, इस तरह से x एक्सिस को बिना कट किए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल रूट्स है, मतलब a > 0, d = 0। तो इस केस में इसका 2 रूट होगा बट दोनों के दोनों इक्वल होगा। तो ये कर्व ऐसा ही होगा बट ये x एक्सिस को सिर्फ टच करके ऊपर चला जाएगा, मतलब दोनों के दोनों इक्वल रूट इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। और जब d > 0 होगा और a > 0 होगा तो इसका मतलब ये कर्व कुछ इस टाइप से चला जाएगा, इस तरह से। तो इस केस में इसका ये 3 ग्राफ हो जाएगा, ये d < 0 के लिए, d = 0 के लिए और ये d > 0 के लिए। इसी तरह अब हम लोग अगर इस केस की बात करें a < 0 और ये वाला केस के, तो इसके भी सेम इस तरह से हम लोग 3 अलग अलग केसेस बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब मान लो यहाँ पे तुम्हारा d < 0 हो, या हो सकता है कि यहाँ पे भी d = 0 हो, या हो सकता है कि d तुम्हारा > 0 हो। तो इस केस में इसका क्या क्या 3 पॉसिबल ग्राफ होगा, आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जब d < 0 होगा तो इस केस में क्या होगा, देखो d < 0 और a < 0, इस केस में इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। कोई भी रियल रूट नहीं होगा मतलब वो x एक्सिस को बिना टच किए ही निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस केस में, इस तरह से। अब मान लो d = 0 है और a < 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 2 इक्वल रियल रूट होगा। तो मतलब ये वाला जो कर्व है ये x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाएगा। और जब मैं बात करूंगा d > 0 का, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका 2 रियल रूट होगा और अनइक्वल रूट होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको 2 डिफरेंट केसेस पे हमने इसका ग्राफ बनाया और समराइज करके मैं अगर इसे बोल दूं तो आप इसको कुछ ऐसा ध्यान में रख सकते हो।
आपके पास ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जब a ग्रेटर देन 0 था तो अपवार्ड पैराबोला बना, और 3 डिफरेंट केसेज में इसकी नेचर वाइज हम ग्राफ बनाने की ट्राई करें, लाइक d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0 या फिर d ग्रेटर देन 0, उस केस में ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हुआ। सिमिलरली a लेस देन 0 के केस में 3 डिफरेंट केसेज पे हमने ग्राफ को एनालिसिस किया तो कुछ इस तरह से 3 डिफरेंट ग्राफ बना। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो बच्चों आपके सामने ये जो ग्राफ बने हुए हैं, इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट रिजल्ट कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में इसका कंडीशन क्या हो सकता है? तो देखो आपके पास ये 6 बेसिक ग्राफ है, तो आपके पास क्या है, जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होता है? इस वाले केसेज में देख लो, ऑलवेज ये x एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है मतलब x का जो वैल्यू होगा, मतलब y का जो वैल्यू होगा, y बोले तो fx का जो वैल्यू होगा वो कुछ यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे जब x डालोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। तो मतलब इस केस में क्या है, fx ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये वाला केस कब होता है, जब तुम्हारा क्या होता है, a का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। समझ पा रहे हो? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अगर ऐसा वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ये कुछ ऐसा होगा। इसी तरह आप दूसरा रिजल्ट भी लिख सकते हो कि मान लो कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? तो देखो ये वाला कंडीशन हमारा कब सेटिस्फाई करेगा, जब हमारा ग्राफ इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये दोनों केसेज में ही ये इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों केसेज मतलब इस टाइप का ग्राफ हमें कब मिलता है, जब हमारा a का वैल्यू पॉजिटिव होता है और d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है या फिर 0 से छोटा होता है। तो मतलब इस केस का जो रिजल्ट हो जाएगा d लेस देन इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। वो रिजल्ट कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है, मान लो अगर ये 0 से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप ध्यान से देखो ये 6 ग्राफ में से 6 में से ही किसी एक ग्राफ की हेल्प से हम इस रिजल्ट को लिख पाएंगे। तो आप देखोगे तो fx हमारा लेस देन 0 कब है, लेस देन 0 मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन होगा। तो आप ये वाला देखोगे तो ये क्या है, यहां से यहां तक का रीजन में तो लेस देन 0 है, बट ये जो हाफ पार्ट है इतना वाला, इसमें क्या है, आपको y का पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये वाला रीजन में आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, मतलब आधा नहीं ऐसा बोल सकते हो, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप इसकी बात करोगे तो ये तो लेस देन 0 है बट इंक्लूडिंग 0 है। मतलब इसकी अगर बात करें तो ये किसका ग्राफ है, fx लेस देन इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये fx इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है ये वाला। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन को कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई करेगा, ये वाला। और ये ग्राफ कब बनता है, जब आपका a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट का। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका जो fx है ये कुछ ऐसा हो, लेस देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या होगा। तो ये वाला केसेस कब सेटिस्फाई करेगा, देखो ये क्या होगा, आपका fx लेस देन 0 और ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये दोनों केसेस जब सेटिस्फाई करेगा तो कौन सी कंडीशन होगा, एक तो ये होगा आपका a लेस देन 0 और d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया ना, a लेस देन 0 एंड d लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हेल्प से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी हमने जो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखाया है वो ग्राफ के बेसिस पे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
आप इसे ट्राई कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप उससे मैच करा लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आपके पास जो f(x) दिया हुआ है, मान लो ये अपना f(x) है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बना रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब आपका क्या होता है, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, मतलब ये वाली कंडीशन ना। सिंपली आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका a क्या है, a का वैल्यू तो 1 है, तो इसके तो जरूरत है ही नहीं, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ही इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या ढूंढना है, d लेस देन 0 पे कंडीशन लगाओ और k का वैल्यू ढूंढ लो। तो d लेस देन 0 बोले तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, बोले तो 5k का स्क्वायर ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर और माइनस 4 लेस देन 0, और ये हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर लेस देन 4/9, और इसको आप सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा -2/3 टू 2/3, और यही आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम लिया था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास ये फिगर दिया हुआ है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने इस टाइप का ग्राफ बेसिकली 6 जो डिफरेंट केसेस था सारे को अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप वो वाले नोट्स को एक बार देखो और उसके बाद इसको ट्राई करो, तो इजीली आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब क्या, ए का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो रहा होगा। तो ए का वैल्यू लेस देन 0 है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, ये ग्राफ का वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स बोले तो इसका वैल्यू क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a। देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये वाली एक्सप्रेशन y प्लस d/4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। सबसे स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था। तो यहां से आप इसको 0 करोगे ना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -b/2a। तो ये ग्राफ का वर्टेक्स होगा, और y को जब 0 करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -d/4a। तो ये जो -d/4a होगा ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये ग्राफ का वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि जो हमारा वर्टेक्स है ग्राफ का -b/2a, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है, और हमें पता है a क्या है, a निगेटिव है। तो ये a निगेटिव है और ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये a निगेटिव और b क्या होगा, ये निगेटिव वाला निगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, b का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, इस ऑप्शंस में देखोगे तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया, ये वाला पार्ट जो होगा a लेस देन 0। तो यही ग्राफ का कुछ बेसिक क्वेश्चन था और ग्राफ का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका रेंज कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c, और आपको पता है कि जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जब a का वैल्यू निगेटिव होता है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, डाउनवर्ड पैराबोला शेप का होता है। और ये भी मालूम है ये जो होता है ग्राफ का क्या होता है, वर्टेक्स होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -d/4a।
और इधर का भी सेम होता है -b/2a और -d/4a। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इस ग्राफ का रेंज निकालना। तो देखो बच्चों, रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखोगे ना कि ये वाला जो कर्व है y = fx, तो इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है -b/2, ये x का वैल्यू है और ये किसका, y का वैल्यू है। तो इस कर्व में आपको इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो इस केस में जो इसका रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा -d/4a टू प्लस इंफिनिटी। और वहीं पे हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे फिर से ये किसका वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है और ये वाला किसका, y का वैल्यू है। तो आपको रेंज चाहिए, वो भी किसका रेंज, तो fx का रेंज या फिर y का रेंज। तो y का रेंज मतलब y का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देखोगे तो ये डाउनवर्ड में कहा निगेटिव तक आएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी। तो इस केस में इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू ये वाला वैल्यू ना, यहाँ पे जो y का वैल्यू है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, -d/4 है, तो -d/4a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस केस में इसका रेंज हो जाएगा। तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका रेंज यही हो गया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ये तब होगा जब आपका a<0 हो और वो तब होगा जब आपका a> 0 हो। आई होप आपको ये वाली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका नेचर डिसाइड कीजिए, a<0 है, मतलब ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा और इसका वर्टेक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, -b/2 है ना, तो -3y -2 × 1, तो ये हो जाएगा 3/2। और ये वाला वैल्यू जब इसमें रख दोगे, क्योंकि ये -d/4a से एक निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है ये वाला पार्ट -d/4a होता है। तो आप तो एक उससे निकाल लो -d/4a, या दूसरा तरीका है कि इस 3/2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3/2 को यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 3/2 और यहाँ पे -2, और इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -9/4 प्लस 9/2 -2। इन दोनों को सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 - 9 तो 9/4 -2 बोले तो 1/4। तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4। तो इसकी आप अगर रेंज की बात करें तो रेंज में क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पहले होगा फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -इंफिनिटी। यहाँ से भी आप देख सकते हो -इंफिनिटी टू -d/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू और -d/4a का वैल्यू 1/4 आया, तो ये ऐसा आ जाएगा 1/4। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डोमेन एंड रेंज का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरह से बाकी ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करा, आप ये खुद से कर लेना। आइए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x अपना कोई रियल नंबर है और fx आपको ये दे रखा है। तो fx का आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअली इस टाइप या इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, तो सिंपली हम लोग उसका ग्राफ बना के या फिर उसकी वर्टेक्स को निकाल के और हम लोग ग्राफ का नेचर को चेक करके सिंपली डोमेन और रेंज बता देते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो क्वाड्रेटिक के रेशियो दिया हुआ है और आपसे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे आप वो वाली मेथड लगाओगे ना तो आंसर नहीं आएगा और गलत हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ हो और रेंज की बात करें तो आपको क्या करना है, आप सिंपली इस पूरे को y ऐसा एज्यूम कर लो, -3x + 4 और डिवाइड बाय x² + 3x + 4। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा yx² + 3y x + 4y = x² - 3x + 4। और इन सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस
और ये प्लस और ये वाला माइनस इज इक्वल टू ऐसा कुछ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको उठा के लेफ्ट साइड लेके आया, इसलिए सबका माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको एक साथ रखोगे तो ये क्या मिलेगा, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3x, दोनों में है तो इसलिए इसको बाहर ले लो, तो 3 इंटू वाई प्लस 1x, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना क्वाड्रेटिक आया है इसका डोमेन निकाल लेंगे। तो इसका जो डोमेन होगा वही इस fx का रेंज हो जाएगा। डोमेन बोले तो अभी के लिए आप इतना समझो कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिस भी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारे अपना अपना डोमेन हो जाएगा, और वही डोमेन इस fx का रेंज हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब डिफाइंड होता है, वो तब डिफाइंड होता है जब उसका रूट क्या हो, रियल रूट हो। और रियल रूट कब होता है, जब ये ऐसी वाली कंडीशन को सैटिस्फाई करता है। तो मतलब आपको इस fx का रेंज चाहिए तो आप इसका रियल रूट्स के कंडीशन पे मतलब आपको ये चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड कब होगा, और ये डिफाइंड तब होगा जब d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो आइए अब हम लोग इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और माइनस 4ac बोले तो y माइनस 1, और ये वाला पूरा पार्ट 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, माइनस 7y स्क्वायर, 9 इंटू 2 18y होगा, और ये 32y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 50y, और 9 और माइनस 16, तो ये 9 माइनस 16 माइनस 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से y को कॉमन ले लो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 50y। तो चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 49y माइनस y, और ये हो जाएगा प्लस 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 7y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7y माइनस 7, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा y माइनस, देखो यहाँ पे 7y कॉमन लोगे तो सिर्फ y बचेगा, ना कि 7y बचेगा, y माइनस 7, और यहाँ से क्या लोगे कॉमन माइनस 1, तो ये भी y माइनस 7 हो जाएगा। तो आपका ये कुछ ऐसा आ जाएगा 7y माइनस 1 और y माइनस 7, ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, y का वैल्यू एक तो 1/7 होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा 7 हो जाएगा। और इसका देखोगे तो इसका क्या है, a पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पार्ट निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब अपना जो रेंज वाला पार्ट होगा यही हो जाएगा ना, इंक्लूडिंग ये वाली पॉइंट। तो यहाँ से वो जो अपना y है, y का रेंज क्या आ गया 1/7 टू 7, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। आई होप आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके समझ में आए होंगे। तो आइए हम लोग इस टाइप की कुछ और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग डोमेन एंड रेंज पे एक बहुत ही शानदार और बढ़िया प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है, आप लोग पहले इसे ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे और आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है, बट बीच में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको मैं समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का जो तरीका है बिल्कुल वही वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही y इज इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे x माइनस पी, और क्या करेंगे फिर इसको सॉल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा y(x) स्क्वायर माइनस 3y(x), और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा
प्लस 2y, और उसको इस साइड लेके आ जाओ, या फिर अभी के लिए ऐसा रहने तो ये कुछ x ऐसा आ जाएगा x माइनस टी। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x को एक साथ लो तो ये आ जाएगा आपका y(x स्क्वायर), और यहां से आपको क्या मिल जाएगा -3y, ये -x हो जाएगा तो -x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 1x, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 2y - p, माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0। तो देखो ये वाली जो है एक्सप्रेशन कन्वर्ट होके कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करना है, इसमें फिर से रियल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये तभी डिफाइंड होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा > 0। तो चलो इसका यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y + 1 का होल स्क्वायर -4ac, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9y² + 6y + 1, और ये वाला आपका हो जाएगा -8y² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4py, और ये दोनों को एक साथ लिख लो तो ये आपका क्या आ जाएगा y² प्लस ये 6y और 4py, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 4py + 1 = 0। तो बच्चों यहां से आप देखोगे ना, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने रियल रूट्स का कंडीशन अप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा आ गया, और इसको हमने सॉल्व किया तो लास्टली हमें क्या मिल गया, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, बट इस बार क्या है ये x में क्वाड्रेटिक ना होके y में क्वाड्रेटिक है। तो फिर अब क्या करोगे, तो यहाँ पे ये एक जो आया ये ट्विस्ट आ गया। हमने जो इनिशियल वाला प्रॉब्लम देखा था इसके जस्ट पहले वाला, तो उसमें हमने ये वाली कंडीशन यूज किया और हमारा आंसर आ भी गया, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना। जब कभी भी आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन होगा इसका d जो होगा d मस्ट बी ग्रेटर देन = 0 तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखना चाहिए कि y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो फिर अपना एक्सप्रेस ये जो है ये डिफाइंड नहीं होगा, मतलब हम बेसिकली रेंज नहीं निकाल पाएंगे। तो मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आइए अब हम इस पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला फिर से हमारा वही एक्सप्रेशन हो गया ना fy, और ये क्या है ये ग्रेटर देन = 0, तो ये ग्रेटर देन = 0 है। यहाँ पे देखोगे a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ बना रहा होगा, इस टाइप का या फिर इस टाइप का, यही दोनों पॉसिबिलिटी होगा। तो इसका मतलब क्या, इसके लिए क्या होगा आपका d = 0 और इस केस के लिए क्या d < 0, तो इसका कंडीशन क्या बन जाएगा d < 0। तो यहां से फिर से अप्लाई करो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 6 - 4p का होल स्क्वायर -4ac बोले तो 4 × 1 × 1 4 ही हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 36 आ जाएगा और प्लस 16p², और ये माइनस हो जाएगा 24 × 2 तो 48p, और ये -4, ये क्या होना चाहिए < 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 16p² - 48p प्लस 32 < 0, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 16 को कॉमन ले लो और राइट साइड शिफ्ट कर दो तो वो कैंसिल हो जाएगा 0 से, और ये हो जाएगा आपका p² -3p प्लस ये 36 - 4 होगा तो ये 32 होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने 16 कॉमन लिया है, तो ये +2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा p - 1 और ये p - 2, और ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए < 0। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 2,
और इसका ए पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पार्ट निगेटिव और बाकी बचा हुआ 2 पार्ट पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग 1 to 2। अच्छा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जा रहा है, x माइनस पी, और इधर वाला पार्ट क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे बताया था कि जब आप d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लगा रहे हो तो उस केस में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 या 2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो 1 रखने से क्या होगा, x माइनस 1, मतलब ये वाला पार्ट एक कैंसिल होगा, या फिर ये वाला वैल्यू आप 2 रखोगे p का वैल्यू, x माइनस 2, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये आपका क्या होगा कि y क्वाड्रेटिक बच ही नहीं रहा, मतलब ऊपर का लीनियर और लीनियर, मतलब ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, या फिर ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है। तो बेसिकली हम जब ये वाला वैल्यू 1 और 2 एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना रह के वो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर हम लोग ये वाली कंडीशंस, अगर मतलब जब कभी भी ऐसा होता हुआ दिखे तो आपको उस वैल्यू को इग्नोर करना होगा। मतलब हम एग्जैक्टली 1 और 2 को यहाँ पे नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रह पाएगा क्योंकि लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो p का वैल्यू आया ये 1 और 2 को छोड़ करके होगा। सो 1 2 ओपन इंटरवल में होगा, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इसको आप बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि y का वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस वाले प्रॉब्लम के जैसा ही बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को, सिर्फ इतना पार्ट को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका y² माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। और ये चीज कब डिफाइंड होगा, जब आपका रूट रियल हो, मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4y² ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y² लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा ये -1 to 1 लाइज कर जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया ये कुछ इस टाइप का हो गया कि आपके पास ये दिया हुआ है fy, जिसका वैल्यू क्या है y² प्लस y माइनस 2, और यहाँ पे आपसे ये बोला गया है y का जो वैल्यू है ये -1 to 1 लाइज कर रहा है। तो इसका रेंज बताओ। आपको याद होगा डोमेन एंड रेंज के स्टार्टिंग में हमने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जैसे इसको हम लोग उस तरह से सॉल्व करें तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, और इसकी वर्टेक्स की बात करें तो ये क्या आ जाएगा -b/2 है, तो बोले तो -½ हो जाएगा। और अगला क्या होता है -d/4 है, या फिर ये वाली वैल्यू को ही इसमें रख के सॉल्व कर लो तब भी वही रिजल्ट आएगा -d/4 है। तो इसको उसमें रख के सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये -9/4 आएगा, आप करके देख सकते हो। ये हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा, -1/2 -2, इसको सॉल्व करोगे तो -9/4 आ जाएगा। और वहां पे हम लोग क्या बोलते थे कि ये वाला जो वैल्यू होता है ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या है, y का जो वैल्यू है -9/4 अप टू इन्फिनिटी चला जाता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -9/4 अप टू इन्फिनिटी होगा। तो ये चीज तब होता है जब ये नहीं दिया हुआ रहता। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसलिए हम अगर ऐसा आंसर करते हैं -9/4 टू इन्फिनिटी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन को इग्नोर कर दिया। तो अब बोलोगे कि सर इस केस में फिर कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो और इसके बाद ये बोला जाए कि y का कुछ प्रॉपर रेंज है, तो उसमें आप क्या करो ना कि सबसे पहले रेंज निकाल लो, और रेंज निकालने के बाद आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो आपका वर्टेक्स आया है उस वर्टेक्स को आप इससे कंपेयर करो। अगर वो वाली वर्टेक्स इस इंटरवल में लाइज कर गया तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा यही होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप इसका वर्टेक्स निकालो और ये चेक करो कि ये जो वर्टेक्स आया है
इस इंटरवल में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे -1 to 1, उसके बीच में -½ आएगा, मतलब इसमें लाइज कर रहा है। तो लाइज कर रहा है तो 9/4 जो है, सॉरी -9/4, ये इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो गया। अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल पे भी चेक करोगे, f-1 f1। अब इस पे चेक करोगे तो f-1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, f1 पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0। तो इसका रेंज जो हो जाएगा -9 to 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर क्वेश्चन का जो रेंज है यही हो जाएगा। बट एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसका वर्टेक्स निकाला और वो वर्टेक्स जो भी आया इस इंटरवल में लाइज नहीं किया, नहीं करेगा, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में कुछ नहीं करना होता है आपको, ये दोनों पॉइंट पे तो वैल्यू चेक करना ही है, साथ ही साथ वर्टेक्स पे भी वैल्यू चेक कर लो। तो आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगा। तो इन तीनों वैल्यू में जो सबसे छोटा होगा उसको आपको पहले लिखना है और जो सबसे बड़ा होगा उसको लास्ट में लिखना है, और वही आपका रेंज आ जाएगा। सो बेसिकली आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डिस्कस किया और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साथ ही साथ हमने डोमेन एंड रेंज की कॉन्सेप्ट को भी सीखा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।